हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। आज हम लोग डे 3 में और टॉपिक हमारा आज का है भागवत संप्रदाय एवं ब्राह्मण धर्म। जैसा कि जो लोग नए व्यूवर हैं, हम बता दें फिर से उनको कि हम लोग यूपी पीसीएस के लिए जीएस प्रीलिम 2020 सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें हम लोग 20 मिनट के अंदर जो है वन लाइनर जीएस क्वेश्चनों को जो है पढ़ते हैं और उसके आंसर को देखते हैं कि क्या क्या आपसे आयोग में पूछे गए हैं। इसमें केवल वही क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो यूपी पीसीएस की परीक्षाओं में, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, यूडीए की हो, यूपीएससी मेंस की हो, प्री की हो, आरओ की हो या अन्य परीक्षाएं, उनके प्रश्नों को शामिल किया गया। चलिए समय खराब नहीं करते हैं और अपना वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और यदि आपको इस सीरीज़ से फ़ायदा मिल रहा है तो कमेंट जरूर करिए। और आप एक चीज़ बताइए कि इस सीरीज़ की जो वीडियो है वो किस टाइम पे अपलोड किया जाए, जिससे आप लोगों को सुनने में सबसे आसानी हो सके, क्योंकि अमूमन मैं इस वीडियो को दिन में 12 बजे के आसपास अपलोड करता हूँ। अगर आप सभी व्यूवर्स को अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग बताने का कष्ट करें कि इस वीडियो को जो है कितने बजे अपलोड करें, ताकि मैक्सिमम लोग इस वीडियो को देख सकें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे सामने पहला जो टॉपिक है वो है भागवत संप्रदाय ब्राह्मण धर्म। देखिए, वह देवता जिसको कला में हल लिए प्रदर्शित किया जाता है, तो वो कौन थे? बलराम। बलराम जी कौन थे? भगवान श्री कृष्ण के भाई। ठीक है। रामायण का वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है, वह कांड कौन सा है? किष्किंधा कांड। अच्छा, चलिए अब इस पर देखिए दो क्वेश्चन। रामचरितमानस की रचना किसने की थी? एक क्वेश्चन तो ये हो गया। फिर रामायण में कुल कितने कांड हैं और रामायण का सबसे छोटा कांड कौन सा है? ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आप इसका आंसर कमेंट करिएगा, अगर नहीं होगा तो मैं इसका आंसर दोबारा बताऊंगा आपको कमेंट में। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है, तो कुल 9 प्रकार के भक्ति के रूपों की संख्या को भागवत में दर्शाया गया है। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति नहीं, यह किस ग्रंथ में कहा गया? गीता में। आपने एक श्लोक सुना होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यह उसी का हिंदी अनुवाद है। अब आते हैं हम लोग अपने अगले पे। मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व देते हैं। किसमें? तो भागवत गीता में किया गया। देखिए, ये प्रश्न जो है यूपी पीसीएस मेंस जीएस फर्स्ट में आया था। देखिए, पहले क्या था कि यूपी का जो मेंस का पेपर होता था वो भी एमसीक्यू बेस होता था। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है, तो कहाँ से मिलता है? हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। देखिए, हेलियोडोरस ने बेसनगर में एक अभिलेख जारी किया था, उसी का ये अभिलेख है। अब चलिए आप ये बताइएगा कि बेसनगर कहाँ पर है? आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ हैं, तो कौन कौन सा मठ है? जोशी मठ, द्वारका मठ, पूरी मठ, श्रृंगेरी मठ। अच्छा, एक काम करिएगा, ये जो चारों मठ हैं, इन चारों मठों को जो है आप उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के हिसाब से लगाइएगा कि कौन सा उत्तर में है, कौन सा पूर्व में है, कौन सा पश्चिम में है। ये अगर मैप भाषा बना लें हम, आप कहाँ कौन सा पूर्व में है, कौन सा पश्चिम में है, कौन सा उत्तर में है, कौन सा दक्षिण में है। ठीक है। नैनार, तो नैनार कौन थे? तो नैनार जो थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे। नैनार शैव धर्म के अनुयायी थे। आपके सामने एक सूची है, ये इसका सही सुमेलन इस प्रकार है। हालांकि जब प्रश्न पूछा गया होगा तो उसमें पूछा गया होगा सुमेलन करिए। देखिए, वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग संप्रदाय के संस्थापक थे। रामानुज, ये क्या थे? विशिष्टाद्वैतवाद विचारधारा के संपादक थे। माधवाचार्य, इनका दर्शन था द्वैतवाद, और शंकर का दर्शन क्या था? अद्वैतवाद। ये कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए ये प्रश्न आपको यूपी पीसीएस 2023 में, 2022 में आप आरओ का पेपर देखेंगे तो 2021 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। ये कई बार रिपीट होकर पूछता है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग मौर्य साम्राज्य पे। देखिए, प्रथम भारत साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य का सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया गया। किसे कहता है? जस्टिन जो था एक यूनानी लेखक था। जस्टिन ने एक ग्रंथ लिखा है, एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था, याद रखिएगा, गिरनार झील जो है उसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। हालांकि उसका जीर्णोद्धार कई और करवाया था, वो एक अलग प्रश्न है, लेकिन अगर से निर्माण पूछा जाए तो किसने कहता? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अभिलेख, जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रथम प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो कौन सा? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख।
रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। और इसी जूनागढ़ अभिलेख में जो है वो कौन सा गिरनार क्षेत्र का जो झील है, उस झील के निर्माण की बात भी कही गई है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। देखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है शासन के सिद्धांतों का एक पुस्तक है। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो अर्थशास्त्र पे न होके राजनीति विज्ञान पे एक अच्छी पुस्तक है। कई बार आयोग पूछता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र का विषय क्या है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र का जो विषय है वो राजनीति विज्ञान है, अर्थशास्त्र नहीं है, ये याद रखिएगा। जिसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस की जाती है तो किसकी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। मैकियावेली ने एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है, उस ग्रंथ का आप नाम कमेंट में बताइएगा, ठीक है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन सा होता है, तो मित्र। मित्र मतलब ये लोग गुप्तचर होते थे और गुप्तचर को मौर्य काल में मित्र बोला जाता था। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम जाने जाते थे, तो चाणक्य का बचपन का नाम विष्णुगुप्त था, यानी चाणक्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि, सीता भूमि का अभिप्राय किससे, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को सीता भूमि कहते हैं। इन सीता भूमि का मतलब क्या है, जो राज्य के पास जो भूमि होती है, जो राज्य दान में देता है, उस भूमि को हम क्या बोलते हैं, सीता भूमि बोलते हैं। वे शासक जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया, किसने किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने और अशोक ने। हालांकि इसमें जो है स्कंदगुप्त भी शामिल होता है और रुद्रदामन भी इसमें शामिल होता है। वह राजा जिसकी एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो अशोक का जो शिलालेख है जो कहाँ पे मिला हुआ है, लुम्बिनी में एक जगह रुक्मिणीदेही, तो रुक्मिणीदेही अभिलेख से ये सूचना मिलती है कि महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, अशोक ने। अशोक द्वारा सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है, लौरिया नंदनगढ़। नंदनगढ़ कहाँ पे, ये बिहार में है। चलिए आप लोग कमेंट करिएगा कि ये बिहार के किस जिले में है। अशोक का वह अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व के प्रमाणित करता है, तो कौन सा, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। ये नेपाल में है और नेपाल में कहाँ पर है आप कमेंट करिएगा। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक द्वारा नामोल्लेख किया गया, तो ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। यानी गुर्जरा का लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में ये अशोक का अभिलेख है। अशोक के किस अभिलेख में धार्मिक सहिष्णुता की बात की गई है। अब अशोक का जो शिलालेख नंबर 12 है, अशोक अपने शिलालेख नंबर 12 में धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। हालांकि हम लोग पहले भी पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है अनुराधापुर में है। एक महत्वपूर्ण है ये। अच्छा, अनुराधापुर कहाँ पर है आप कमेंट करिएगा। देखिए कमेंट जरूर किया करिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। आप कमेंट करेंगे तो आपका रिवीजन ही होगा, तो कमेंट करने में कंजूसी मत किया करिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करिए। देखिए पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में है, तो प्राकृत में है। देखिए दो चीज़ें, भाषा कौन सा है, प्राकृत, लेकिन लिपि कौन सी है, तो ब्राह्मी। देखिए लिपि और भाषा में अंतर है। जैसे इसको 2 मिनट समझ लीजिए। जैसे हम लोग जो पढ़ते हैं अभी भाषा, ये हमारी भाषा कौन सी है, हिंदी है। भाषा हमारी हिंदी है, लेकिन हिंदी जिस रूप में लिखी जाती है उसको हम बोलते हैं देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि। जैसे हम लोग इंग्लिश लिखते हैं, तो इंग्लिश की जो भाषा हमारी वो इंग्लिश है, लेकिन उसकी लिपि कौन सी है, तो उसकी लिपि रोमन लिपि है वो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले पे अपने। देखिए अपने साम्राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में उत्कीर्ण राज्याज्ञाओं के लिए अशोक ने लिपियों का प्रयोग किया था, अरामाइक, ग्रीक, खरोष्टी। अच्छा एक क्वेश्चन बताइएगा कि अशोक के जो शिलालेख मिलते हैं, तो अशोक के शिलालेख में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। आपके सामने देखिए 3 भाषाएं तो मिल रही, चौथी भाषा आप कमेंट बताइएगा। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है, तो समुद्रगुप्त में। देखिए इलाहाबाद में जो अशोक का स्तंभ है, ठीक, वो उस पर समुद्रगुप्त का भी उल्लेख है, उस पर अशोक का भी उल्लेख है, उस पर जहांगीर का भी आपको उल्लेख मिलता है, ठीक है। और इसको रानी का अभिलेख भी बोलते हैं। फाहियान भारत में कब आया था, तो फाहियान भारत में 399 AD में आया था। कलिंग युद्ध का विवरण हमें प्राप्त होता है किसमें से, 13वें शिलालेख से।
हमें कलिंग युद्ध का विवरण प्राप्त होता है। इसी युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है और अशोक बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है। देखिए अगले पे आते हैं हम लोग। मौर्य मंत्रि परिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था, समाहर्ता था। इन समाहर्ता वो पोस्ट थी जो राजस्व इकट्ठा करता था और ये मौर्य काल से है। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो तुर्मय जो था वो मिस्र का राजा था और ये अशोक का समकालीन था। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया। ठीक है, मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था? तो एंटोगोन गुंटास था। एंटोगोन गुंटास था, ये मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा था। टालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, वो कहाँ शासक था? तीवी शासक था मिस्र का। एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह वस्तुतः राजधर्म था। ये बात प्लीट महोदय ने कही थी। प्लीट एक इतिहासकार थे। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है ब्राह्मी। ठीक, आज हम जो लिखते हैं ये हिंदी, ये ब्राह्मी से उद्धृत हुई है। और ब्राह्मी आप जब लिपि को कभी देखें, कभी नेट पर सर्च करिएगा, तो ब्राह्मी लिपि के अक्षर और हमारी जो देवनागरी लिपि के जो अक्षर हैं, इनमें बहुत सारी समानताएं आपको देखने को मिलती हैं। सॉरी, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? अशोक ने की थी। ठीक है, सांची का स्तूप इसको अशोक ने बनवाया था। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस उत्कीर्ण पर अचूर्ण किया गया? तो स्तंभों पर जो लिखा गया ब्राह्मी लिपि थी, सबसे पहले इसको जेम्स प्रिसप ने पढ़ा था। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान है, तो बुलंदी बाग जो है ये पटना में एक स्थान है, पाटलिपुत्र, ये वहीं पर है। और इस पे जो है आपको अशोक से संबंधित महत्वपूर्ण शिलालेख मिलते हैं। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वारा किन वर्णों के लिए खुले थे? तो ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों के लिए ये खुले हुए थे, शूद्रों के लिए नहीं, याद रखिएगा। मौर्य काल में दंड विधान थे, तो काफी कठोर दंड विधान थे। कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। अच्छा, कालसी कहाँ पर है बताइएगा आप? कालसी यूपी में है कि राजस्थान में है कि हरियाणा में है? आप कमेंट जरूर करिएगा। और इनमें से किस जिले में कालसी है? ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे, वो है मौर्योत्तरकालीन भारत। देखिए इसको हम लोग 20 मिनट तक चलाएंगे सीरीज को। अशोक के द्वितीय शिलालेख में उल्लेख नहीं है किसका? सातवाहन राजाओं का उल्लेख नहीं है। खारवेल के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल से संबंधित है। राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? सातवाहन राजवंश था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? तो सातवाहन था। सातवाहन राजधानी क्या थी? अमरावती थी। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि कितनी है? तो 81 ईस्वी सन है। अच्छा, सातवाहनों से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और है कि सातवाहनों ने सोने के सिक्के जारी किए थे, सातवाहनों ने शीशे के सिक्के जारी किए थे और उसको पोटीन बोलते थे। उसे क्या बोलते थे? पोटीन बोलते थे। ठीक है, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो कनिष्क ने सबसे पहले बुद्ध का अपने सिक्कों पर अंकन किया था। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए थे किसने? कुषाणों ने। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? तो काठियावाड़ के तुलदामन अभिलेख से। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे किसने? कुषाणों ने ही। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था? किसने? रुद्रदामन प्रथम ने। फिर से वही रिपीट क्वेश्चन हमारा। प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है, किस राजवंश संबंधित थे? तो ये शुंगा डायनेस्टी से संबंधित थे। पुष्यमित्र शुंग के समय जो है ये दोनों लोग थे, उसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आते हैं हम लोग अपने अगले पे कि विक्रम संवत प्रारंभ हुआ कब पे? 58 ईसा पूर्व में। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे किसके? पुष्यमित्र शुंग के। विक्रम एवं शक संवतों में कितने वर्षों का अंतर होता है? 135 वर्षों में का अंतर होता है। जैसे कहने का मतलब क्या है, इस समय जो है हम लोग 2024 में जी रहे हैं। तो देखिए एक है हमारा शक संवत और एक हमारा है विक्रम संवत। देखिए भारत सरकार जिस संवत को फॉलो करती है वह है शक संवत। ठीक, आपके घर में जब पूजा पाठ होता है, जब पंडित जी पूजा पाठ कराते होंगे या फिर देखिएगा उसमें होगा, तो वो लोग विक्रम संवत। देखिए विक्रम संवत जो होता है वो हमारा जो इस समय
जो सन चलता है वो इससे आगे चलता है और स संवत इससे पीछे चलता है। और शक संवत और विक्रम संवत के बीच में 135 वर्ष का अंतर होता है। आप एक काम करिएगा, आप मुझे बताइएगा कि वर्तमान समय काल से शक संवत कितना पीछे होता है, ठीक, और विक्रम संवत इस समय से कितना आगे है। अगर आपको इस पर डाउट होगा तो बोलिएगा, इस पर मैं 2 मिनट का एक पूरा वीडियो बना दूंगा कि शक संवत, विक्रम संवत और जो हम आधुनिक समय में जी रहे हैं इसको कैसे रिलेट किया जाता है। चलिए आते हैं हम लोग फिर से सुमेरन पे। देखिए ये सही सुमेरन है, डिमेट्रियस तो ये क्या था, एक हिंदू यूनानी शासक था। रुद्रदामन तो ये एक शक शासक था। गोंडोफर्निज ये पहलव शासक थे। और विम कडफिसस ये कुषाण शासक थे। तो ये कुषाणों की 2 शाखाएं थी, एक कुजुल कडफिसस की और एक विम कडफिसस की। तो ये दोनों के दोनों कुषाण थे और कुषाण जो थे वो यूची से थे। और कुषाण भारत में मंगोलिया और चाइना बॉर्डर से भारत में आए थे। हालांकि आने के बाद वो भारत के होकर रह गए। चलिए इस सीरीज को यहीं पे हम बंद करते हैं। आप लोगों से कुछ महत्वपूर्ण बातें करनी थी, इसलिए इसको मैंने पूरा 20 मिनट नहीं किया। देखिए आप कुछ बातों को समझिए कि ये सीरीज आपके लिए है बहुत लाभदायक, लेकिन यदि आप उसका उपयोग सही से कर लेते हैं तब। देखिए या तो मैं काम करता कि इन प्रश्नों को लेता और इनके 4 ऑप्शन लिखता और 4 ऑप्शन में आपसे कहता कि चलिए आप ऑप्शन बताइए। तो देखिए इसमें आपका टाइम होता। हालांकि देखिए एमसीक्यू बेस भी चीज़ें मैं आपको मैं कराऊंगा, लेकिन मैं पहले इस सीरीज को पूरी करना चाहता हूँ। और ये सीरीज यूपी पीसीएस के पीटी तक कंटिन्यू रहेगी। जैसे अभी हम लोग हिस्ट्री कर रहे हैं, जैसे हमारा हिस्ट्री खत्म होगा फिर पॉलिटी, साइंस, उसके बाद हमारा ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, ये 1 लाइनर जीएस हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक यूपी पीसीएस की परीक्षा नहीं हो जाती। और देखिए ये केवल यूपी पीसीएस नहीं, अगर आप यूपी पीसीएस दे रहे हैं या फिर आप यूपी पीसीएस का आरओ दे रहे हैं, बीपीएससी दे रहे हैं, आप इलाहाबाद हाईकोर्ट की परीक्षा दे रहे हैं, आप वो परीक्षा दे रहे हैं जहाँ पे जीएस पूछा जाता है, तो आपके सामने जीएस के ठीक ठाक क्वेश्चनों का आप ये यकीन मान के चलिए कि मैं आपके सामने कम से कम 10,000 1 लाइनर क्वेश्चनों का जिक्र करूंगा। और 10,000 क्वेश्चनों को यदि आप 4-5 बार करके देखिए, 15 मिनट का 20 मिनट का वीडियो सुनने में टाइम नहीं लगता, लेकिन यह है कि चीज़ें बोरिंग होती हैं और कौन सुनना चाहता है। लेकिन यदि आप चाहते हैं सफलता प्राप्त करना, देखिए जो लोग आपको लगता है कि बार बार पीटी होता है, तो देखिए वो लोग कई बार क्या होते हैं उन चीज़ों को पढ़ते हैं, सुनते हैं। कई बार क्या होता है बहुत लोग अपनी ही आवाज़ में रिकॉर्ड करके फिर उसको सुनते हैं। देखिए सुनना एक बहुत अच्छी हैबिट है, ठीक है। आपको सुन के चीज़ें बहुत सारी याद होती हैं, इसलिए सीरीज़ को आप कमतर मत आकिए। आप इस सीरीज़ का जो है भरपूर उपयोग करिए और इसको सुनिए, ये सुन के आपको बहुत सारा लाभ होगा। आप एक काम करिएगा, जो मैंने आपसे पहले पूछा कि वीडियो आपको मैं किस टाइम अपलोड करूं ताकि आपके लिए सुविधा हो। और हाँ, इसमें एक प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे कि यूपी पीसीएस के जो पद होते हैं उसकी जॉब प्रोफाइल पे, जिसमें मैंने अभी तक यूपी एसडीएम का जो पद होता है उस पर मैंने 2 वीडियो बनाए हैं। अगला वीडियो में संडे को यूपी डिप्टी एसपी का जो पद होता है उस पद की क्या गरिमा होती है, उस पद पे क्या कार्य होते हैं, कैसे किया जाता है, उस पर मैं वीडियो आपको संडे को अपलोड करूंगा। देखिए उसमें वीडियो आज अपलोड करना था, तो कल जो है चुनाव है बहुत सारे जगहों पे और एक मेरे मित्र डिप्टी एसपी हैं, तो मैं सोच रहा था कि उनको बुला के मैं उनका इंटरव्यू लेके उस वीडियो को अपलोड करूं ताकि आपकी बहुत सारी भ्रांतियां पता चल जाए कि डिप्टी एसपी पद की क्या योग्यता होती हैं, डिप्टी एसपी पद में कैसे प्रमोशन होते हैं, या क्या सैलरी मिलती है, क्या उनको पर्क्स मिलते हैं। तो अगर देखिए कल चुनाव ड्यूटी है, अगर कल वो फ्री हो जाते हैं तो मैं संडे को जो है उनका इंटरव्यू लेके उस वीडियो को तुरंत अपलोड कर लूँगा। अगर देखिए वो नहीं भी देते हैं, मान लीजिए 2 चीज़ें हैं, अगर नहीं आ पाए चुनाव ड्यूटी है, लेकिन फिर भी जो अपना जो रूटीन वर्क है हम रूटीन वर्क करते रहेंगे। और अगला वीडियो में आपको डिप्टी एसपी की जॉब प्रोफाइल पे अपलोड करूँगा संडे को। चलिए अपना ख्याल रखिए, गर्मी बहुत है, पानी वानी पीते रहिए। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।